नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर आज जो है हम बात करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड का ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था। ग्रुप बी में जो है आपका 30 तारीख का ये पेपर हुआ था और टाइमिंग इसका जो था 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक ये पेपर रहा था। दोबारा ये परीक्षा हुई थी, पेपर रद्द कर दिया गया था ग्रुप ए और बी का। सी और डी के जो रिज़ल्ट हैं वो जारी हो रहे हैं धीरे धीरे, और भी जो है वो धीरे धीरे होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर की जारी हुई है ग्रुप बी को लेके, तो उसमें जो है किस प्रकार के जो है यहाँ पे कौन से उत्तर जो है वो सही माने गए हैं आरपीएससी के द्वारा, उनको लेके हम जो है बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो अपना पेपर आप मिला लीजिएगा और अनुमान लगा लीजिएगा कि आपको कितने इसमें सही हो रहे हैं, क्या आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि तिलवाड़ा का मेला निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है। तिलवाड़ा का मेला भरता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में। सवाल नंबर 2 है कि बीकानेर के निकट सम्राथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था। तो बनाया था जाम्बोजी ने। किसने बनाया था? जाम्बोजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 3 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है। मारू गुर्जर शैली का जो है यहाँ पे वह है समाधीश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ये स्थित है। यहाँ पर वही आंसर की बताई जा रही है जो ऑफिशियल आंसर की है, जो आरपीएससी ने जारी की है। सवाल नंबर 4 देखिएगा कि कलाकार निहाल चंद चित्रकार के किस स्कूल से संबंधित हैं। तो ये है किशनगढ़ स्कूल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 5 है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और इसका अंत जो है वो कब होता है। अंत इसका जो होता है वो गणगौर से होता है। सवाल नंबर हमारा 6 रहेगा कि सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था। ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि गौरी नृत्य का जो संबंध है वो किस जनजाति से है। गौरी नृत्य का संबंध रहता है भील जनजाति से। 8 नंबर का सवाल है अहीर वाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। सवाल नंबर हमारा 9 रहेगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये किया गया था 7वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 रहेगा। पेपर ये काफ़ी मेरे ख्याल से ये ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये सरल ही था। तो जो भी इस ग्रुप में थे उनकी मेरिट मेरे ख्याल से थोड़ी हाई रहने की उम्मीद है। अगला है कि राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। 10वें नंबर का जो सही उत्तर रहेगा राज्य विधान मंडल द्वारा। सवाल नंबर 11 है कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। जब आपातकाल लगा था उस समय थे हरिदेव जोशी। सवाल नंबर 11 का उत्तर रहेगा 2 नंबर। अगला है कि मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। खनगा क्या था? तो खनगा था सिर का पहनावा, या जिसको हम कहते हैं पगड़ी। पगड़ी जो था वो खनगा कहलाता था। आगे देखिएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। तीसरा है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, वो है कि केवल एक वाला सही है या ए और बी सही है। यहाँ पे सही उत्तर जो होगा ए बी सी, यानी तीनों ही इसमें क्या है, सही जवाब है। आगे चलिएगा। सवाल नंबर हमारा जो रहेगा 14वें नंबर का है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में जो है ये वाला गलत है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, बाकी तीनों ऊपर वाले सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा गहराई से सवालों पे नहीं जाएंगे, अन्यथा बहुत टाइम लग जाएगा। 15वां सवाल है निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी। तो सही जवाब इसका जो रहेगा देवेंद्र भूषण गुप्ता जो थे राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे उस समय।
16वें नंबर का सवाल है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो इनके विषयों की जो संख्या है वो है 29। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में, 4 बार लग चुका है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 18 रहेगा कि राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह कौन सा था? तो वह था राम राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर 4 राइट उत्तर रहेगा। आगे देखिएगा कि हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये किया गया है नीरज डांगी को। सवाल नंबर 20 है कि वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है 13 शहरों में, 13 शहरों में ये घोषणा हुई है। सवाल नंबर 21 देखिएगा कि पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये हैं लगभग 342। आगे देखिएगा सवाल नंबर 22 रहेगा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। इस योजना में 20 लाख से ये भी सही है, राज्य ये भी सही है, इस योजना के तहत प्रत्येक ये भी सही है 40,000 वाला। यहाँ पे ये गलत है। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये ये प्रीमियम देना होगा, ये गलत बात है इसमें। आगे देखिएगा सवाल नंबर 23 है कि 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया था जेम एक्सीलेंस का। आगे चलते हैं 24वें नंबर का सवाल है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध में कौन सा गलत कथन है? गलत कथन की बात करें तो देखो इस योजना में 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत होती है, सही है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख रुपए थी, ये भी सही है। इस योजना के पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं, बिल्कुल गलत बात है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। आगे चलते हैं कि ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? कौन थी भाई? तो ये थी खुशबू। आगे चलते हैं 26वें नंबर का हमारा जो सवाल रहेगा कि जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे और 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की थी? नाम उसका बताना है। तो ये रहेगा शिवांगी सारड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 रहेगा कि हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने हैं? तो वो बने हैं दिल्ली वॉरियर्स। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 रहेगा कि 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना शामिल नहीं की गई? तो कौन सी योजना ऐसी थी जो शामिल नहीं थी? गैस सिलेंडर वाली शामिल थी, अन्नपूर्णा पैकेट वाला शामिल था, कामधेनु वाला शामिल था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसमें शामिल नहीं थी। आगे चलते हैं। 29वें नंबर के सवाल पे गलत युग्म को आपको छांटना है। तो गलत युग्म देखिएगा, बेरिंग जो है वो प्रशांत महासागर में है, बाल्टिक अटलांटिक में है, लाल हिंद महासागर में है, और आखेटक की बात करें तो ये अटलांटिक में नहीं है, गलत वाला है 4 नंबर ऑप्शन। चलिए 30वें नंबर का सवाल रहेगा, निम्न में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? तो ये किस में रहता है? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर रहेगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा सरल सा सवाल है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 32 रहेगा, कौन सा देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार सही बताया गया है? तो जनसंख्या अनुसार बात करें तो यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश है, उसके बाद में है जापान है, उसके बाद में मिस्र है, और फिर यूनाइटेड किंगडम है, यूके जिसको अपन कहते हैं।
आगे देखिएगा 33वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजेल्स पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स्ड डबल का जो खिताब है वो जीता था? तो ये जीता था जगजीत काजला ने। आगे देखिएगा सवाल नंबर 34 रहेगा, निम्न में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? पश्चिमी चोटी पूछा है तो वो है धौलागिरी। अगला है कि पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो ये मानी जाती हैं ताप्ती नदी या तापी नदी की शाखाएं। अगला रहेगा सवाल नंबर 36 रहेगा कि तेंदु, पलाश, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं पर्वतीय वनों के। नहीं सॉरी, पर्वतीय वनों के नहीं है, ये हैं शुष्क पर्णपाती वनों के हैं, शुष्क पर्णपाती वनों के हैं बेल और खेर, है ना, शुष्क पर्णपाती वन है ये। अगला सवाल रहेगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो अवस्थित है, इडुक्की की बात करें तो ये अवस्थित है अपने केरला में। कहाँ पे भाई? केरला में है। आगे रहेगा सवाल नंबर 38 है, कोई सवाल में दिक्कत हो, कोई हो जाता है कई बार, है ना, तो कमेंट जरूर कर देना है। 38वां नंबर सवाल है सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? तो यहाँ पर केगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और काकरापार ये तो महाराष्ट्र में नहीं है, गलत है ये वाला, और कल्पकम तमिलनाडु में है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन राइट रहेगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं? शीर्ष निर्यात में यूएसए है, यूएई है और नीदरलैंड है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? वैश्वीकरण शब्द जो है वो दिया था, किसने दिया था? थियोडोर लेविट ने। आगे चलते हैं, 41वें नंबर का सवाल है कि भारत वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। एक है कि वस्त्र उद्योग भारत के प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। दूसरा है कि वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल यानी पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। 2 कथन यहाँ पर हैं, दोनों में से सही वाला जो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 42वां सवाल है कि विश्व बैंक द्वारा 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये स्थान पर है 63वें स्थान पे है। अगला है कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये रहता है पहला, दूध सबसे ज़्यादा अपने भारत में ही होता है भाई। आगे देखिएगा कि अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाली चोटी के 20 मेज़बान देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 7वां स्थान इसमें रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 45 रहेगा कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत है वो होती है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये काम हुआ था। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जो है वो जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2002 में। आगे है कि उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्न में से किस अधिकार का हिस्सा जो है वो बना दिया है? तो जीवन का अधिकार जो है उसको बना दिया गया है। आगे है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुल प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता जो है वो कम हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो 299 रह गए थे, बाकी उधर चले गए थे। आगे रहेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो ये की जानी थी 75 सदस्यों की, 75 सदस्यों की। 50वें नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 51। आगे है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिएगा
कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही वाला नहीं है वो बताना है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 है, मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 है, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75 है, और यहाँ पर किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5), ये वाला यहाँ पे जो है वो गलत है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा, बाकी तीनों सही है। चलते हैं 53वें नंबर पे कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है, समान नागरिक संहिता 44 में है, और बात करें आगे प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये वाला गलत है 3 नंबर वाला। ग्राम पंचायत 40 में है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 रहेगा कि स्वतंत्रता के पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है वो प्रारंभ हुआ था 23 मार्च 1947 को। आगे चलते हैं, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी अपने 1943 में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा रहेगा 56वां कि शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार जो है वो दिया था। तो ये दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। आगे सवाल नंबर 57 रहेगा कि निम्न में से सूची आपको सम्मिलित करनी है। एक सूची पी है और दूसरी आर है, इनको आपको मिलाना है। 57वें नंबर में आपका जो राइट उत्तर रखा गया है वो 3 नंबर वाला यहाँ पे रखा गया है, यानी एक को मिलाना है 2 से। किससे मिलाना है? 2 से। AIMDMK, ये 1972 में इसकी स्थापना होती है। और दूसरा यहाँ पे रहता है बी में, यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर वाला रहेगा, BJD वाला, है ना। और ये आप मिला लीजिएगा, 3 नंबर वाले में 3 नंबर ही रहेगा और 4 नंबर वाले में 4 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58 रहेगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। 58वें नंबर का ये सवाल रहता है। तो सही जवाब इसका जो होगा भारतीय जनता पार्टी HMS, ये सही नहीं है, बाकी इनका नाम जो है आगे सही लिखा गया है। आगे रहेगा सवाल नंबर 59 है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रवृत्ति के लिए, प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है वो बताना है। सही, यह तथ्यों को जैसे हैं वैसे उसी तरह लेती है, सही बात है। यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है, बिल्कुल सही बात है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, गलत बात है। 3 नंबर वाला गलत रहेगा इसमें। चलिए 60वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। थोड़ा सवाल तो बड़े ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत परिणामों को, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर वाला ऑप्शन इसमें जो है वो गलत रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, बिल्कुल शिक्षण से नहीं होती है। आगे देखिएगा कि सोवियत संघ में ग्लास नोट एवं प्रेस, ये क्या है, प्रेसरोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था। थोड़ा डिफिकल्ट है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ये जो है वो काम किया था, है ना। इसका प्रारंभ इन्होंने ही किया था। आगे देखिएगा सवाल नंबर हमारा 62 रहेगा कि औपचारिक वार्तालाप, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग यानी शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। ये आधारभूत अवधारणा निम्न में से किस विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाती है। तो ये दर्शाती है लेव वाइगोत्स के सिद्धांत को। सवाल वास्तव में स्टैंडर्ड के हैं इसमें, कौन से वाले, साइकोलॉजी वाले। अगला है कि ब्रॉन फेयरब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिनमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी है, विद्यालय है, पड़ोस है, ये सब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो यहाँ पे सूक्ष्म तंत्र ये कहलाता है। अगला रहेगा 74 वाला जो क्वेश्चन है कि बालक का भाषा विकास है जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये प्रतिबिंबित यहाँ पर हो रहा है। आगे देखिएगा सवाल नंबर है 65वां कि अधिगम के निर्धारक जो है नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा विकल्प इनमें सही है वो आपको बताना है। तो देखिएगा अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। तो 65 में ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन नीचे दिया गया है, सारे ही यहाँ पर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
66वें नंबर का सवाल है, निर्मितवाद अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त परिस्थितियों के अनुकूल जो है वो माना गया है? तो वो माना गया है, देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए बी सी डी यानी चारों ही जो है ऑप्शन यहाँ पे सही रहेंगे। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम है, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना है, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या करनी है, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम यानी सुविधाजनक जो है वो बनाना है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 रहेगा कि मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति है, उनमें जीवन भर व्याप्ति रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रधान या कोऑर्डिनल। आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों में निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया नहीं है, बाकी तीनों जो है वो यहाँ पे रहती हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 69 रहेगा कि पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है समायोजन। आगे देखिएगा, 70वें नंबर का सवाल यहाँ पर है कि अवलोकन अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम यहाँ पे रहेगा अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 है कि निम्न में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? बहुबुद्धि वाला प्रकार, इसमें तरल बुद्धि नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पे जो है वो इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि बाकर मेहडीर के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण इसमें शामिल हैं। बाकी जो है वो तीनों इसमें, ये तीनों गलत हैं, बाकी एक सही इसमें रहता है। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 73 है कि निम्न में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? जैविक प्रेरक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे है जिज्ञासा अंतर्नोद, इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें शामिल हैं। आगे देखिएगा, मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आत्मसिद्धि। चलिए, सवाल नंबर हमारा 75वां रहेगा कि थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म यानी विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्तर। क्या कहलाता है? स्तर वो कहलाता है, लेवल वो कहलाता है। आगे देखिएगा, 76वें नंबर का सवाल है कि प्रतिभाशाली बालकों पर निम्न में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? तो यहाँ पर अनभिज्ञता उस पर लागू नहीं होती है, जल्दबाजी है, अपने अनुसार है, कुशल होने का जुनून है, ये उस पर लागू हो सकते हैं। आगे है कि लोग अपना वोट प्रायः अपनी भावनाओं के अनुसार देते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की उसकी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की हैं। इस आधार पर अभिवर्ती का ये घटक जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है, अभिवर्ती का जो घटक है वो कहलाता है भावात्मक। सवाल नंबर हमारा रहेगा 78। तो अपने चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस प्रकार के वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आगे देखिएगा कि अपने को दूसरों लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं, क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का ये दृष्टिकोण जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतः निर्भर। आगे देखिएगा, 79 वाला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उसे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यू रचना निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो ये मानी गई है धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए। आगे चलते हैं कि मेवात और एवं डांग क्षेत्र निम्न में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? तो ये हैं CWG वाले में। अगला है कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में जो है वो विलीन हो जाती है? तो वो है पश्चिमी बनास। आगे चलते हैं, 82 वाला क्वेश्चन रहेगा कि वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र जो है वो कितना था? तो ये था 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। आगे है कि राजस्थान में जो है अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा। अगला रहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तरों का जो है वो चयन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ए और बी वाला, यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये दो ही सही है, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन गलत रहेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इसमें। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का प्लास्टिक केंद्र जो है वो माना जाता है?
तो प्लास्टिक केंद्र जो है वो माना जाता है जयपुर को। किसको माना जाता है भाई? जयपुर को माना जाता है। अगला है कालवी कंदरा बौद्ध कंदराएं चांद खेड़ी यानी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित हैं? तो ये हैं अपने झालावाड़ जिले में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 जो आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा जो रहेगा सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और सही कूट का आपको चयन इसमें करना पड़ेगा। 88वें नंबर का ये सवाल रहेगा। तो है कि देखिए पशुधन है, इधर नस्लें दी गई हैं, सम्मिलित इनको करना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं ताकि आपको बढ़िया से ये समझ में आ जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा 88वें नंबर का ये सवाल रहेगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 88 का ही है ना, हाँ 88वें नंबर का सवाल है, शामिल इसमें करना है आपको। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो यहाँ पर भेड़ जो है, भेड़ की जो नस्ल मानी गई है वो नाली है, गोवंश की जो नस्ल मानी गई है वो सांचोरी है, भैंस की जो नस्ल मानी गई है वो है अपने सूरती, और बकरी की जो है वो बर्बरी मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा जो रहेगा 89 वाला कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो माना जाता है? तो ये माना गया है जो है वो है गणेश्वर सभ्यता को। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो गिलुंड और भगवानपुरा की बात करें तो वो है अपने ये 90 वाला सवाल है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आहड़। आगे है कि पुरातत्व जो विद हैं नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्न में से किस पुरास्थल के उत्खनन से इनका संबंध रहा है? तो बैराट से इनका जो है वो संबंध रहा है। अगला है कि घटियाल शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से रहा है? तो ये रहा है ककुक शासक से ये रहा है। अगला है कि अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी करवाए थे, तो सिक्के जारी करवाए थे अर्णोराज ने। किसने करवाए थे? अर्णोराज ने जो है वो सिक्के जारी करवाए थे। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्न में राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रमानुसार जो है वो आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 नंबर से शुरू करना है, पहले चित्तौड़गढ़ था, फिर रणथंबोर था, फिर शिवाणा विजय था और लास्ट में जालौर विजय। अगला रहेगा कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो ये है अपने कोटा और जयपुर में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 96 रहेगा कि निम्न में से किस, ये थोड़ा सा हो गया, हाँ, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वाले थे कैप्टन CL शॉवर्स। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 97 रहेगा कि हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारहट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। ये कथन किसका है? तो ये कथन माना जाता है रास बिहारी बोस का। बहुत बढ़िया ये सवाल पूछा गया है। अगला है कि मेवाड़ प्रजामंडल, थोड़ा सा इसको वापस करते हैं, कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में जो है वो हुई थी? तो ये हुई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अगला है कि मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता था यासीन खां। अगला और आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो दिया था सलहदी तंवर ने। तो सवाल यहाँ पे हमने लगभग 100 सवाल कर लिए हैं। सवाल मतलब आप मान सकते हैं कि मध्यम लेवल का ये पेपर रहा है और मेरी टिप्पणी नहीं रहेगी, है ना, जो भी इसमें सब्जेक्ट वगैरह थे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।